हेलो बच्चों, ठीक है। जैसा आप टॉपिक देख रहे हो अभी यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रीवियस सेक्शन के अंदर आप आइसोमेरिज्म को पहले पढ़ चुके हो, जिसके अंदर अपन ने कुछ दो पार्ट्स का पार्ट कवर अप किया था। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक तो था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके अंदर भी जो कैटेगरी आप अभी तक पढ़ चुके हो वो था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, थोड़ा सा रिकेप अपन ले लें बिफोर स्टार्टिंग दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कि आइसोमेरिज्म की अपनी डेफिनेशन क्या थी। आइसोमर्स हमारे वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सेम होते हैं लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफर करता है, राइट। बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स, और वो स्ट्रक्चर्स हो सकता है कि 3D में वेरिएशन आ रहा हो या विदाउट ओरिएंटेशन ऑफ 3D अगर आ रहा हो। तो जैसे अगर बात करें कि अगर कंपाउंड्स में कनेक्टिविटी में डिफरेंसेस होता है, when the compounds या isomers having different connectivity of the atoms, है ना, तो वो हमारे पास क्या जनरेट करके देगा, स्ट्रक्चरल या constitutional isomers। the compounds which are having difference in the structure without any reference to the space are known as what the structural और constitutional isomers। कौन कौन सी कैटेगरी बेटा इसके अंदर इंक्लूड हो रही थी? एक था हमारा चेन, फिर था पोजीशन, फिर था रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म्स। थोड़ा ब्रीफ में अपन इसका डिस्क्रिप्शन ऐसे ले लेते हैं। वो ये कि चेन आइसोमर्स हमारे वो होते थे जिनमें हमारे पास कार्बन की प्रिंसिपल चेन या साइड चेन जो होती है, यानी कार्बन का जो स्केलेटन होता है उनमें डिफरेंसेस होता है। तो आइसोमर जिनमें कार्बन के स्केलेटन में डिफरेंसेस हो विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन और द साइड चेन, देन दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट द चेन आइसोमर्स। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं पोजीशन आइसोमर्स के बारे में कमेंट करूं या पोजीशन आइसोमर के बारे में बात करूं तो पोजीशन आइसोमर्स हमारे वो होते हैं जिनमें पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स डिफर करता हो, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, पोजीशन आइसोमर्स। इसी तरह से रिंग चेन आइसोमर्स, नाम में ही बेटा सब कुछ आ गया, रिंग चेन, साइक्लिक एंड असाइक्लिक कंपाउंड्स इफ हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला then they commonly having the relationship of the ring chains, है ना। नॉर्मली ये बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं रहता, बट आप ये देख सकते हो कि हमारे पास साइक्लिक असाइक्लिक के बीच में अगर कभी भी आपको आइसोमेरिज्म का सेक्शन अगर पूछे तो आप रिंग चेन वाला पार्ट कमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है बेटा अपना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नाम में फिर से आ गया, अगर कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, चाहे वो एक हो या मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हो, अगर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर में डिफर करते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एप्लीकेबल उन कंपाउंड्स के लिए होता है या उन आइसोमर्स के लिए होता है जिनमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होता है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है हमारे पास लाइक जैसे ईथर हो। अब ईथर का सेक्शन अगर मैं बात करूं तो ईथर हमारा क्या होता है, ROR, ठीक है। R और R, these are two different alkyl groups has been attached to the oxygen atom। इसी तरह से अगर कीटोन की बात करें तो you can take RCOR, आप चाहो तो R सेम भी रख सकते हो, डिफरेंस भी रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अगर दो या दो से ज्यादा आइसोमेरिक कंपाउंड्स जिनमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर डिफर करे तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन मेटामर्स कहते हैं और ये फिनोमेनन हमारा मेटामेरिज्म कहलाता है। और भी अगर आप इसमें इंक्लूड करना चाहो तो जैसे अपने पास एस्टर हो गया, ठीक है। एस्टर में कार्बन की कनेक्टिविटी एक अल्काइल ग्रुप से हो गई, ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी दूसरा अल्काइल ग्रुप से हो गई। बेटा 2 डिग्री एमीन्स हो गए, ठीक है। 2 डिग्री एमीन की बात करें तो क्या हो गया, NH, देन यहाँ पे R, देन यहाँ पे R। इसी तरह से 3 डिग्री एमीन जिसमें N की कनेक्टिविटी 3 R ग्रुप से होगी, राइट। ऐसे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जिसके अंदर हमारा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स अगर अवेलेबल है या जो पॉलीवेलेंट होते हैं, अगर नेचर ऑफ R ग्रुप अगर डिफर कर रहा होगा तो रेस्पेक्टिवली आप वहां पे कह सकते हो कि दे कैन हैव दी मेटामेरिज्म एज अ रिलेशनशिप। उसके बाद आती है नेक्स्ट वाली बात हमारी टोटोमेरिज्म्स की, ठीक है। जब पाई बॉन्ड्स का या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का या कह सकते पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एन एटम और द आयन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऐसे केसेस के अंदर हमारे पास टोटोमेरिज्म अराइज होता है, ठीक है। नॉर्मली जो टोटोमर्स होते हैं उनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है एंड दे आर मोर ओवर कैटेगराइज्ड एज, ये या तो केटाइनोट्रॉपी के थ्रू जनरेट होते हैं या एनाइनोट्रॉपी के थ्रू जनरेट होते हैं। केटाइनोट्रॉपी, केटाइंस का माइग्रेशंस, एनाइनोट्रॉपी, एनायन का माइग्रेशंस।
फाइन। तो ये जो कैटेगरीज थी हमारी, ये थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी। दोबारा से रिकॉल करूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे वो वाले आइसोमर्स होते हैं जिनमें कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी है आइसोमेरिज्म की, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बच्चों अभी तक तुमने जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सेक्शन में देखा वो ये कि वैसे अगर इसका इलेबोरेशन करें तो दो टाइप के होते हैं, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं और जिनका फॉर्मेशंस सिंगल बॉन्ड के अबाउट एटम या ग्रुप के रोटेशन के थ्रू जनरेट होता है। तो कन्फर्मेशंस जो हमारे वेरियस 3D ओरिएंटेशंस या 3D अरेंजमेंट्स होते हैं कंपाउंड्स के, जो सिंगल बॉन्ड के अबाउट ग्रुप्स और एटम के रिप्रेजेंट या रोटेशन से जनरेट होते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर नॉर्मली नॉन सेपरेबल, है ना। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हमारे सेपरेबल नहीं हुआ करते। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर की बात करें, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स दो कैटेगरी के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में हमारे पास सेपरेशन हो सकता है किसके रिस्पेक्ट में, रूम टेम्परेचर के ऊपर। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं सिस ट्रांस, सिन एंटी, इजेड, ये सब आप ऑलरेडी पहले देख चुके हो या इनका नाम सुन चुके हो। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी ऑप्टिकल आइसोमर्स की, जिसके बारे में अपन पूरा डिटेल्स अब लेने वाले हैं। तो दो कैटेगरी हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, एक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो रूम टेम्परेचर में नॉन सेपरेबल होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स दो टाइप के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। इनका सेपरेशन अपन रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे कर सकते हैं बाय द डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक स्लाइटली रिकैप अपन ने देख लिया फॉर द आइसोमेरिज्म एंड टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म। अब अपन डिटेल्स के अंदर प्रोसीड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, और ऑप्टिकल रोटेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, या यूं कह सकते हो कि हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो हम डिटेल्स में देखना शुरू करेंगे, राइट। ठीक है, अब बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए अपन कुछ टर्म्स को समझेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले जैसे अपन ने यहां पे पार्ट लिखा क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, क्या मतलब होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले पार्ट का, तो द कंपाउंड्स और द सॉल्यूशन विच आर हैविंग द टेंडेंसी टू रोटेट और डेविएट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, आर नोन एज व्हाट द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स या ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस, है ना। ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स या कह सकते हो कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी एबिलिटी होती है कि वो आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सर्टेन एंगल से डेविएट करे, उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स या सॉल्यूशंस कहते हैं। अब दिमाग में बात आती है कि सर आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो कहा और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करने का कहा, सर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपन ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल लाइट, ठीक है, एनी नॉर्मल लाइट, अगर हमने क्या किया, उसको एक एपरेटस से पास किया जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। अगर हमने बाय द वे किसी नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया तो निकोल प्रिज्म का काम ये होता है, या ये कह सकते हो कि इस एपरेटस का काम ये होता है कि ये लाइट के जो वेरियस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होते हैं उन वाइब्रेशंस को किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो when the normal light is passed through the apparatus Nicol prism, then the vibration of the lights are restricted in a single plane। अब ये जो हमारे पास सिंगल प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रहा है, इसी वाले पार्ट को अपन नाम देते हैं क्या, दैट्स कॉल्ड PPL, दैट्स कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल रोटेशन समझने के लिए सबसे पहले अगर बाद में बात करें तो हम क्या करते हैं, आने वाली लाइट्स को सबसे पहले उनका वाइब्रेशंस किसी पर्टिकुलर प्लेन में फिक्स कर देता है। अबे ये नहीं पता कि वो प्लेन कौन सा है, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड इन अ पर्टिकुलर प्लेन। ये मैंने दो पार्ट बनाए, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसमें जो मैंने यहाँ पे अगर मेंशन किया, आप इस एक्सपेरिमेंटेशन में देखोगे तो मैंने यूज किया हुआ सोडियम लाइट, है ना, जिसको अपन सोडियम डी लाइट करके बोलते हैं। ये डी इंडिकेशन हमारे पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए दिया हुआ है, दैट इज 589 नैनोमीटर्स, है ना। ये जो है दिस इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, मोनोक्रोमेटिक लाइट। किसी भी कंपाउंड का या किसी भी सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन अगर बाय द वे मेजरमेंट करना है तो हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटेशन करके यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट, एंड दिस इज नथिंग बट बेसिकली नोन एज व्हाट दी पोलरिमीटर ट्यूब। ठीक है, ये पोलरिमीटर ट्यूब है।
जैसे आप ऐसे समझो इसको कि अगर आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो आप क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर। अगर आपको प्रेशर मेजर करना है तो आप यूज करते हैं बैरोमीटर। ऐसे ही अगर बाय द वे किसी कंपाउंड या किसी सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन मेजरमेंट अगर करना होता है तो वी यूज दी पोलरीमीटर ट्यूब एंड दिस इज बेसिकली नोन एज व्हाट दी पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो कंपाउंड जो लाइट को या डेविएट करने की या कह सकते हो कि लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करने की एबिलिटी रखते होंगे तो उनको अपन बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ये जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स की, दिस इज नोन एज व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सेकंड जो पार्ट अपन ने देखा वो देखा प्लेन पोलराइज लाइट, जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो प्लेन पोलराइज लाइट आप इस तरह से समझो कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल लाइट, वट एवर द नॉर्मल लाइट इज देयर, उसको मैंने एक पर्टिकुलर एपरेटस से पास किया, अगर वो एपरेटस ने उन वाइब्रेशंस को एक सर्टेन प्लेन के अंदर फिक्स कर दिया तो ऐसे पार्ट को या इस तरह की जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं अपन प्लेन पोलराइज लाइट। इसको आप पोलराइजर का नाम भी दे सकते हो, दिस निकोल प्रिज्म इज नथिंग बट अ पोलराइजर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे पीपीएल करके आया। ये पीपीएल जो है, प्लेन पोलराइज लाइट जो है, ये बेसिकली हमने यहाँ पे एक सैंपल वेसल्स के साथ पास किया। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन को फिल किया हुआ है। ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक 2-बुटानॉल भरा हुआ है, मतलब 2-बुटानॉल का सॉल्यूशन भरा हुआ है। 2-बुटानॉल का सॉल्यूशन अगर यहाँ पे भरा हुआ है तो जब लाइट बेसिकली क्या है, इस वाले पार्ट से क्रॉस करती है तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के साथ इनकी एनकाउंटर होती है, मतलब ये इससे कोलाइड करेगी। जब लाइट हमारे पास मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगी तो डेफिनेटली इन मॉलिक्यूल के कोलिजन के थ्रू यहाँ पे लाइट का कुछ ना कुछ डायरेक्शंस में डेविएशन हो जाता है। और ये जो डेविएशन होता है ये हमारा क्लॉकवाइज भी हो सकता है या ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर बाय द वे कोई भी कंपाउंड या उसका सॉल्यूशन हमारे पास लाइट को डेविएट करने की एबिलिटी रखेगा, उसी को हम ऑप्टिकली एक्टिव नाम दे रहे हैं। क्लियर है? डेविएशन का मेजरमेंट जो है वो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से कर रहे हैं। एनालाइजर यहाँ पे बिठा रखा है, या कह सकते हो कि एनालाइजर हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। उस एनालाइजर के थ्रू हमें ये आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि लाइट का रोटेशन कितना होता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लेते हैं। यहां तक का पार्ट जो है, ये वाला पार्ट अब और आगे बढ़ाते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि हाउ डू वी कैलकुलेट द ऑप्टिकल रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन कंपाउंड्स, और लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल में है क्यों। ठीक है, तो वेल विल सी दिस पार्ट। अब आप ये देखो कि इस सॉल्यूशन में या इस एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर अपन ने 2-बुटानॉल का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, कंपाउंड आपके पास यहाँ पे प्योर फॉर्म में भी हो सकता है या कंपाउंड आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन वाली फॉर्मेट में भी हो सकता है। अब आप ये देखो कि जैसे मैंने 2-बुटानॉल करके लिखा, तो 2-बुटानॉल में ही मैं यहाँ पे अगर देखूं तो मेरे पास इस पे कार्बन पे बीच वाला जो नंबर 2 वाला कार्बन है उसको 4 डिफरेंट वैलेंसी जुड़ी हुई है। एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक मेरे पास OH वाला ग्रुप है और मेरे पास यहाँ पे H वाला ग्रुप है। ऐसे समझना बच्चों कि आपके पास जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपन ने यहाँ पे लिया, दिस इज लैम्डा, तो ये इसके हिसाब से अगर बात करें तो उसकी एनर्जी वैल्यू हो गई हमारे पास Hc/λ। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जब हमने यहाँ पे इसके ऊपर इंपोज करना शुरू किया या ये इससे पास ऑन करना शुरू किया, तो जब ये मॉलिक्यूल से एनकाउंटर कर रहा होगा तो आप ये देखोगे कि इस मॉलिक्यूल में हर डिफरेंट बॉन्ड के रेस्पेक्ट में डिफरेंट डाइपोल्स हैं। इधर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है और यहाँ पे हर बॉन्ड जो है डिफरेंट डाइपोल से बिलोंग कर रहा है। तो जब ये डिफरेंट डाइपोल से बिलोंग कर रहा होगा तो लाइट किसी भी प्लेन में इस मॉलिक्यूल को अगर कोलाइड करेगी तो यहाँ पे देयर आर द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब इससे कोलाइड करेगी तो विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस बॉन्ड्स यू आर सपोज टू गेट द डिफरेंट रोटेशन ऑफ द लाइट, है ना। अब जो ओवरऑल रोटेशन आता है यहाँ पे, वो ओवरऑल रोटेशन जो होगा वो जितने नंबर ऑफ एनकाउंटर इस मॉलिक्यूल के या कह सकते हो सॉल्यूशन के अंदर हुए उनका नेट रिजल्टेंट आता है। ठीक है, रिजल्टेंट हमारे पास जो थीटा वैल्यू होती है, मैंने कहा कि यहाँ पे एनालाइजर हमने फिट किया हुआ है। एनालाइजर की ओरिएंटेशन और पोलराइजर की ओरिएंटेशन हमारे पास इस तरह से होती है कि अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं रखूं, ठीक है, और लाइट को यहां से गुजारूं, तो जब यहां पे लाइट इससे पास करेगा तो ऑब्जर्वर एग्जैक्टली बिना किसी रोटेशन के लाइट को देख सकता है। अब इस केस में जब यहां पे सॉल्यूशन ने लाइट को डेविएट किया तो वी आर सपोज टू रोटेट दिस ट्यूब इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देना शुरू करते हैं तो ये जो हमारे पास एक एंगल स्केल यहाँ पे होता है, तो उस एंगल स्केल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशन ने आने वाली लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डेविएट किया। अगर बाय द वे ये लाइट बिना किसी
हर्डल के कह सकते हो, या बिना किसी रोटेशन के पास ऑन कर जाती है और ऑब्जर्वर को कोई यहाँ पे रोटेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि सर जो सॉल्यूशन आपने सैंपल वेसल में भरा हुआ है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और अगर बाय द वे यहाँ पे जब इससे पास किया और कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो उस केसेस में अगर हमारे पास कुछ डेविएशन हुआ तो वी आर सपोज टू हैव द रोटेशन ऑफ दिस एनालाइजर स्केल्स, है ना, हमें इसको रोटेशन करना पड़ेगा। अब वो रोटेशन अगर मैं हिट एंड ट्रायल से क्लॉकवाइज करता हूं और ऑब्जर्वर को अगर ब्राइटनेस नजर आती है, तो अगर जैसे ही ब्राइटनेस नजर आती है तो वो ये कमेंट कर सकता है कि सर जो सॉल्यूशन अंदर यहाँ पे भरा हुआ था उसने आने वाली लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतने एंगल से डेविएट कर दिया, ठीक है, फॉर इट्स पर्टिकुलर कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द ट्यूब, है ना। इसको रिलेट करेंगे अभी अपन न्यूमेरिकली ऑल्सो। दूसरी चीज यहां पे हो गई, डेविएशन जो है वो क्लॉकवाइज वाला भी आ सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। किसी भी कंपाउंड को देख के हम ये नहीं कमेंट कर पाएंगे कि ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता होगा या एंटी क्लॉकवाइज करता होगा। हाँ, इतना चीजें अपन आगे पढ़ लेंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, उसका आइडेंटिफिकेशन अपन कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को यूज करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? अब आपको ये तो समझ आई गई कि बात, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहां पे पास ऑन किया डिफरेंट बॉन्ड के रेस्पेक्ट में डिफरेंट डाइपोल होने की वजह से, ठीक है, आई सेड डाइपोल, है ना, डाइपोल मतलब टू डिफरेंट पोल्स, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोन है, ये इलेक्ट्रॉनिक जोन है, ये इलेक्ट्रॉनिक जोन है और ये इलेक्ट्रॉनिक जोन है, तो इन केसेस के साथ जब इसका इंटरेक्शंस होगा तो लाइट विल डेफिनेटली विल बी हैविंग व्हाट सम वाइब्रेशंस, सॉरी वाइब्रेशन, रोटेशंस। अब वो रोटेशन जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो कमेंट करेंगे अपन एक्सपेरिमेंटेशन वाले पार्ट के थ्रू। आई होप सो दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। अब आप इसमें ये चीज देखो कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है हमारे पास थीटा, ठीक है, ये मैंने इंडिकेशन कर दिया ऑब्जर्व रोटेशन के लिए, तो जो फैक्टर्स है विच इज अफेक्टिंग दिस रोटेशंस, वो कौन कौन से फैक्टर्स है यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी ऑप्टिकल रोटेशंस। तो लेट्स सी दोज पार्ट्स which are having the tendency to affect the observed rotation value। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा? जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है आपके पास यहाँ पे नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, यू आर हैविंग द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने कोई भी सॉल्यूट है, मतलब जिसकी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को अपन मेजर कर रहे हैं, वो सॉल्यूट मैंने कहा कि कंपाउंड या तो प्योर फॉर्म में हो सकता है या आपका सॉल्यूशन हो सकता है। अब सॉल्यूशन अगर होगा तो आपके पास दो चीजें की रिक्वायरमेंट हो गई, एक तो आपका सॉल्यूट और एक आपका हो गया क्या, सॉल्यूशन। इस ट्यूब के अंदर हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल भी होंगे और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और लाइट जो है वो दोनों ही मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट को एनकाउंटर कर रही होगी। तो जब अगर आपको किसी सॉल्यूशन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मेजरमेंट करनी है तो ये ध्यान रखना कि उसमें सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन ना हो। क्लियर? ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो सॉल्यूट को होमोजेनियसली अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके रखे, दैट मींस यू आर एबल टू गेट अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलने का मेरा मीनिंग ये है कि जितनी कंसंट्रेशन आपकी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है ग्राम पर एमएल के हिसाब से, वो हर पॉइंट पे हमारे पास क्या हो, आइडेंटिकल हो, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व ही नहीं हुआ और प्रेसिपिटेट करके नीचे बैठ गया, तो देन इन दैट केस आपको रिजल्ट फिर प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो एक तो आपके पास हो गया वो कंपाउंड जिसके बारे में हमको कमेंट करना है सॉल्यूट कौन सा है, एक आपके पास हो गया वो वाला पार्ट जिसके अंदर हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज टू बी रिटन लाइक दिस, है ना, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तीसरा वाला जो पार्ट हो गया हमारे पास वो हो गया हमारा वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स, वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स। अब मैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स की बात करूं तो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स, मैंने कहा कि आपके पास एक हमने सोडियम लाइट यूज की हुई है जिसका अपन ने वेवलेंथ लिया हुआ है कितना, दैट्स 589 नैनोमीटर्स, है ना, इट इज नॉर्मली टू बी कैटेगराइज्ड एज सोडियम डी लाइट, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में जो इसकी एनर्जी वैल्यू है वो है hc बाय लैम्डा, है ना। अब hc बाय लैम्डा अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी फिक्स हो गई तो रेस्पेक्टिवली यहां पे क्या होगा कि आपके पास जो इंटरेक्शन है उसका एक पर्टिकुलर नेचर होगा। जब आप वेवलेंथ को चेंज करोगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ द लैम्डा विल बी चेंज, तो आपने जैसे ही वैल्यू ऑफ द लैम्डा चेंज किया तो जो एनर्जी है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो भी वेरी करेगी, और अगर आपके पास ये वाला पार्ट अगर एनर्जी वेरी करेगा तो जो इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहे हैं उनमें भी चेंज आएगा, और उनमें भी अगर चेंज आएगा तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे क्या होगा,
थीटा आपके पास फिर वेरी कर जाएगा। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स को अगर आप चेंज करोगे तो रेस्पेक्टिवली एनर्जी वैल्यू चेंज होने की वजह से इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एंड द मॉलिक्यूल्स आर चेंज, तो दैट इज बेसिकली चेंजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। हम बोर्ड पे या डायरेक्टली देख के ये कमेंट नहीं कर सकते कि सर लैम्डा बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। ये प्योर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगी जो हम वेरियस वेवलेंस के लिए यूज कर सकते हैं या कह सकते हो कि फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आप ये देख सकते हो कि कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जो रोटेशन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद अगर आप यहां पे चलो तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स के बाद नेक्स्ट आया था हमारे पास क्या, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या सर टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? तो आप टेम्परेचर का मीनिंग ऐसे निकाल सकते हो कि टेम्परेचर वाला पार्ट, अगर मान लो मैं यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाऊं या मैं घटाऊं, तो टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से क्या होगा, मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जीज है वो चेंज होगी। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो अगेन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, और जब वो अगर चेंज हो जाएगा तो रेस्पेक्टिवली आपके पास अगेन थीटा चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहां पे बोल सकते हो कि बाय द चेंज ऑफ द wavelength of the light source, by the change of the temperature value, we are able to get the different theta। हम जब भी कंपाउंड्स के डिफरेंट कह सकते हो डिफरेंट कंपाउंड्स के मेजरमेंट करेंगे थीटा की वैल्यू को, तो हम यहाँ पे लैम्डा को और टेम्परेचर वैल्यू को क्या करेंगे, फिक्स करके रखेंगे। फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स वी कीप द लैम्डा वैल्यू टू बी फिक्स। लाइट सोर्स हमने फिक्स कर दिया और रेस्पेक्टिवली हम टेम्परेचर की कंडीशन भी फिक्स रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट आता है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कहें सर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड का कितना ग्राम उसके कितने लीटर्स के अंदर अवेलेबल है, व्हाट आर द ग्राम पर एमएल फॉर द गिवन कंपाउंड हैज बीन गिवन टू अस, उसके रेस्पेक्ट में हम यहां पे कह सकते हैं कि थीटा को देख सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा रिलेशन वाला केस है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे ज्यादा होंगे जिनके साथ लाइट एनकाउंटर कर रहा है, तो जितना ज्यादा मेरा कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू होगा रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सॉल्यूशंस, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो थीटा की वैल्यू होगी दैट ऑब्जर्व्ड रोटेशन, वो वाली जो वैल्यू होगी वो भी उतनी ज्यादा होगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो थीटा है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस के। इसी तरह से अगर मैं बात करूं नंबर 6 वाले पार्ट की, तो वो 6 वाला पार्ट होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब। लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब। बेटा एक बात का ध्यान रखना वो ये कि अगर आपके पास सॉल्यूशन दे रखा हो तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में आपने कंसंट्रेशन का टर्म लेना है ग्राम पर एमएल के अंदर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं सर अगर प्योर कंपाउंड ही भरा हो, कोई सॉल्यूशन नहीं ले रखा हो, तो फिर हम उसकी डेंसिटी लेंगे और वो डेंसिटी का यूनिट भी वही रहेगा ग्राम पर सीसी। क्लियर है? मतलब अगर बाय द वे इफ अ प्योर कंपाउंड हैज बीन फिल्ड इन द ट्यूब, तो आप उसके लिए लोगे थीटा प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मैं दोनों चीजें मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, ये ग्राम पर एमएल में कॉन्सेंट्रेशन लेना है अगर आपने सॉल्यूशन के बारे में बात करी तो, या फिर अगर आप यहाँ पे लोगे तो इट कैन बी टेकन एज डेंसिटी ऑफ अ प्योर कंपाउंड। फाइन, दोनों में से जो भी एप्लीकेबिलिटी रहेगी आप उसको देखोगे। और ये यूनिट वाइज अगर मैं बात करें तो डेंसिटी भी अपनी क्या होती है, ग्राम पर सीसी वाला पार्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है अपना लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब। लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब, ये अपन ने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा है फिक्स। अगर बाय द वे मैं यहाँ पे लेंथ की वैल्यू बढ़ाऊं, पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ अगर बढ़ाता हूं, तो जितनी ज्यादा मैं पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ को बढ़ाता जाऊंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो लाइट के साथ एनकाउंटर करेंगे वो उतने ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा बार लाइट अगर एनकाउंटर करेगा मॉलिक्यूल के साथ, तो उसकी जो थीटा की वैल्यू होगी या कह सकते हो कि रोटेशन की जो वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा होगी। कहने का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड रोटेशन जो हमारे पास निकलेगा वो भी एक्चुअली लेंथ ऑफ द ट्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब जो हो गई दैट इज कॉल्ड पोलरिमीटर ट्यूब। हम इसको रखेंगे डेसीमीटर में। ठीक है, यूनिट्स का थोड़ा बेटा ध्यान रखिएगा, वो ये कि अगर आपके पास थीटा ऑब्जर्व्ड की वैल्यू देखनी है कंसंट्रेशन के टर्म में तो ग्राम पर एमएल में कंसंट्रेशन लोगे। प्योर कंपाउंड अगर है तो डेंसिटी के फॉर्म में लेंगे फॉर द प्योर कंपाउंड, अगेन वही ग्राम पर सीसी लेना है। और लेंथ ऑफ द ट्यूब की अगर अपन बात करें तो वो अपन लेंगे डेसीमीटर्स के अंदर। फाइन। अच्छा, एक चीज और, हम जब भी डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में ऑप्टिकल रोटेशन का मेजरमेंट कर रहे होंगे, तो डिफरेंट कंपाउंड का जो ऑप्टिकल रोटेशन मेजरमेंट कर रहे होंगे, तो ये दिमाग में रखना कि लैम्बडा को और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन को हम वेरी नहीं करेंगे। अगर हमने एक ही कंपाउंड का डिफरेंट लाइट्स के रेस्पेक्ट में रोटेशन मेजरमेंट किया, या यूं कह दो कि एक ही कंपाउंड का
डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन पे अगर थीटा का वैल्यू मेजर किया या ऑप्टिकल रोटेशन मेजर किया तो उसकी वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है। क्लियर है? ठीक, अब इसको न्यूमेरिकली कैसे एसोसिएट कर सकते हैं अपन यहां पे, तो लेट्स सी दोस पार्ट्स। ये मैं एक्सपेरिमेंटेशन अब नहीं कर रहा, तो अपन यहां पे देख सकते हैं कि दैट थीटा जो अपन ने लिया ऑब्जर्व्ड रोटेशन, वो हमारा प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इस वाले पार्ट में थीटा डिवाइडेड बाई सी इंटू एल विल बी टेकन टू बी अ कांस्टेंट मैथमेटिकली, और ये वाला जो पार्ट होता है इसी को अपन नाम देते हैं अल्फा एट अ फिक्स वेवलेंथ एंड फिक्स टेम्परेचर। और ये जो रेशियो लिया थीटा डिवाइडेड बाई सी और एल वाला, मतलब थीटा का सी इंटू एल वाले पार्ट से रेशियो लिया, इसी टर्म को अपन नाम यूज करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। नाम क्या देते हैं इसको? स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब हो गया हमारे पास कि वो ऑब्जर्व्ड रोटेशन, दिस थीटा इज बेसिकली इंडिकेटेड फॉर द ऑब्जर्व्ड रोटेशन। जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन ने ऑब्जर्वेशन लिया ना, वो थीटा अपन ऑब्जर्व्ड रोटेशन बोल रहे हैं। तो किसी भी कंपाउंड का अगर मुझे स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है या स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन करना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी कंपाउंड का 1 ग्राम पर ml सॉल्यूशन, यानी कि उस कंपाउंड की 1 ग्राम पर ml मतलब 1 ग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा है, कब? जब उस कंपाउंड को हमने 10 सेंटीमीटर की पोलरिमीटर ट्यूब यानी कि 1 डेसीमीटर की पोलरिमीटर ट्यूब में भरा, तो जो थीटा ऑब्जर्व्ड है वो हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया। कहने का मतलब स्पेसिफिक रोटेशन इज बेसिकली मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू 1 ग्राम पर ml concentration of this solution when it is filled in 1 decimeter tube length। क्लियर है? So this is what we define the specific rotation, है ना? अपन इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। अब मैं ये एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे रब कर रहा हूँ। ठीक, अपन इसके रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, और वो क्वेश्चंस किस तरह से हमारे पास हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा और वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, वो से देखते हैं यहाँ पे। अब अपने पास क्या हो गया? स्पेसिफिक रोटेशन आया, तो पहले तो उसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन? तो स्पेसिफिक रोटेशन हमारे पास हो गया द अमाउंट ऑफ द ऑब्जर्व्ड रोटेशन, अमाउंट ऑफ ऑब्जर्व्ड रोटेशन फॉर any compound or its solution for its 1 gram per ml concentration, कंपाउंड अगर प्योर फॉर्म में फॉर इट्स 1 ग्राम पर सीसी डेंसिटी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द ऑब्जर्व्ड रोटेशन फॉर एनी कंपाउंड इट्स सॉल्यूशन फॉर इट्स 1 gram per ml concentration, and when it is filled in polarimeter tube of length 1 dm, that is called 1 decimeter। ठीक है, at a fixed temperature and fixed wavelength of लाइट। क्लियर है? दिस इज व्हाट वी डिफाइन दी स्पेसिफिक रोटेशंस, है ना? अब अपन इस थीटा के रेस्पेक्ट में या अल्फा के रेस्पेक्ट में जो है कंपाउंड के नेचर को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड लाइट को, या कह सकते हो कि कोई भी सॉल्यूशन लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की एबिलिटी रखे, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बेटा इसको ऐसे देखो आप कि जैसे आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये देखा कि जब हमारे पास किसी जीआई यूनिट के रेस्पेक्ट में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यूनिट के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप जब सेम साइड होते हैं तो उसको आप सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर देते हो, राइट? इसी तरह से आपने इजेड दिया। अपन आगे इनके लिए भी जो है कुछ नोमेनक्लेचर सिग्निफाई करेंगे टू फैसिलिटेट दिस टॉपिक टू बी मोर इजियर, है ना? अब यहां पे अपने पास बात हो रही है क्या कि कंपाउंड की नेचर कैसी हो सकती है। तो मैंने जैसे कहा कि लाइट या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। तो अपन यहां भी इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि अगर किसी कंपाउंड का टेंडेंसी या किसी सॉल्यूशन का टेंडेंसी है लाइट को रोटेट करने का और वो रोटेट क्लॉकवाइज में करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
और अगर वही केसेस में लाइट का रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज कर पा रहे हैं तो ये वाला कंपाउंड कहलाता है हमारा लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो जैसे भी अभी ने बात करी थी नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट की, तो हमारे पास नेचर ऑफ द सॉल्यूट में दो कैटेगरी जनरेट होंगी, एक कहलाएगा डेक्स्ट्रो और एक कहलाएगा लीवो। ठीक है, न्यूमेरिकल अभी करेंगे इसका। सबसे पहले दो डेफिनेशंस अपन और पॉइंट आउट कर लेते हैं, राइट। वो क्या है हमारे पास, दैट्स कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए मैंने साइन लिया प्लस साइन, ठीक है, कन्वेंशनली प्लस साइन ले लिया। अब ये वाला जो पार्ट है हमारे पास वो क्या हो गया कि द कंपाउंड और द सॉल्यूशन, द कंपाउंड और द सॉल्यूशन which are having the tendency to rotate or deviate the PPL in clockwise direction, then it is डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। क्लियर है। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड सेक्शन होता है वो होता है लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। कौन से होते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। इसको अपन इंडिकेट करते हैं माइनस साइन से। क्या करोगे, अब अगर इसकी डेफिनेशन देखनी होगी एग्जैक्टली यही कही वाला पार्ट करोगे, पूरा पार्ट वही करना। बस ध्यान रखना कि द कंपाउंड और द सॉल्यूशन विच आर हैविंग द टेंडेंसी टू रोटेट द पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इन क्लॉकवाइज की जगह क्या होगा, दिस इज टू बी टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज व्हाट दी लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं अपन चीजों को, क्या क्या किया अपन ने। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब हो गया कि जो कंपाउंड्स लाइट को, पीपीएल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट करने की टेंडेंसी रखता हो तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट अपन किसके थ्रू करते हैं, पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, राइट। अब पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजरमेंट करते हैं तो लाइट का रोटेशन या तो आता है क्लॉकवाइज या आता है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको अपन ने दो नाम दिए। अगर कंपाउंड की टेंडेंसी लाइट को रोटेट करने की क्लॉकवाइज तो वो कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स, और अगर बाय द वे उसकी टेंडेंसी है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की तो उसको कहेंगे लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स, है ना। वैल्यू कैसे मेजरमेंट की जाती है, तो अपन ने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिया विद रिस्पेक्ट टू फिक्स वेवलेंथ एंड फिक्स टेम्परेचर ऑफ दी सॉल्यूशंस। वो क्या लिया अपन ने कि जो ऑब्जर्व रोटेशन की वैल्यू है, एक तो वो डिपेंडेंट है डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन के, और एक हमारे पास ऑब्जर्व रोटेशन की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके, दैट इज लेंथ ऑफ द ट्यूब, राइट। तो अपन ने थीटा को यहां पे लिखा मैथमेटिकली, थीटा यानी कि ऑब्जर्व रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो थीटा डिवाइडेड बाय c into l is equal to a constant, and this constant is defined as the specific rotation of any compound. क्लियर है, या स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनी सॉल्यूशंस। क्लियर। अब बेटा अपन ने थोड़ा सा एग्जांपल्स लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन, है ना। किस तरह से कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन मेजर किया जाता है बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, है ना। अभी अपन ने एक फॉर्मूला यूज किया था जिसमें अपन ने देखा था कि जो कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन है एट अ फिक्स वेवलेंथ एंड फिक्स टेम्परेचर, तो ये हमारे पास क्या था यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय c into l। ठीक, c हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हो गया और लेंथ जो हो गया हमारे पास वो हो गई पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ इन डेसीमीटर्स। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है 1.2 ग्राम ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या कंपाउंड X is dissolved in the 7.5 ml of the chloroform, right? Sample is kept in the polarimeter tube of length 15 centimeter, 15 सेंटीमीटर की ट्यूब अपन ने ले ली यहाँ पे सैंपल वेसल, और ऑब्जर्व रोटेशन उसके रेस्पेक्ट में दे रखा है कितना, -3 डिग्री। सिंपल सा पार्ट है, सारे डाटा आपके पास अवेलेबल हो गए, और आपको पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन। नॉर्मली आपको स्पेसिफिक रोटेशन के क्वेश्चंस जो है वो जेई के अंदर उतने फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते, बट इट्स अ वेरी सिंपल केस। आप जब भी ऑप्टिकल रोटेशन देख रहे हो तो थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि अगर वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से फॉर्मूले को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। अब अपने पास यहाँ पे क्या हो गया,
कि जो अल्फा का वैल्यू है, स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो हमारा लैम्डा, ये टी, ये हो गया थीटा। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना दे रखा है, -3 डिग्री। अब जैसे मैंने वैल्यू लिया -3 डिग्री, इसका मतलब जो x है, कोई भी एक अननोन कंपाउंड जो अपन ने ले रखा उसका नेचर वो है लीवो रोटेटरी। अभी थोड़ी देर पहले देखा, डेक्स्ट्रो से बोलेंगे जो लाइट को क्लॉकवाइज डेविएशन दे, और लीवो से बोलेंगे जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन दे। तो अल्फा की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारी -3 डिग्री डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन कितना है, 1.2 ग्राम डिसॉल्व किया हुआ है किसमें, 7.5 ml के अंदर। तो कंसंट्रेशन आ गई 1.2 डिवाइडेड बाई 7.5 ml, ग्राम पर ml हो गया, इनटू लेंथ। लेंथ कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1.5। आई थिंक अब दिस इज सिंपल टू सॉल्व, कुछ नहीं करना, ये वाला पार्ट आपके पास हो ही गया। ये सीधा सीधा देखोगे यहाँ पे 5 ऊपर ले जाओ, 15 हो गया, 15 डिवाइड बाई 1.2, तो यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ द अल्फा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी कंपाउंड का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा कंपाउंड्स को, या कह सकते हो कि थोड़ा सा क्वेश्चंस को स्लाइटली मॉडिफाई करके लिया हुआ है अपने पास। नेक्स्ट, 1 मोलर प्लस ट्यूबिटेनॉल इज टेकन इन द स्मॉल अमाउंट। हमने छोटा सा अमाउंट लिया 1 मोलर ट्यूबिटेनॉल का, ठीक। सॉल्यूशन इज केप्ट इन द पोलरिमीटर ट्यूब ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्यूशन की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपन। फाइंड आउट द ऑब्जर्व्ड रोटेशन फॉर द गिवन सॉल्यूशन इफ द स्पेसिफिक रोटेशन इज 13.9 डिग्री। मतलब हमारा अब ये जो वैल्यू है ना 13.9 डिग्री है, ये एग्जामिनर डिफाइंड करके देगा। हम किसी भी कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू उस कंपाउंड को देखते हुए नहीं बता सकते। ये जरूर हम बता सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन किसी कंपाउंड के बारे में ये कमेंट करना मुश्किल होता है कि उसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी होती है, या वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है। वो एग्जामिनर हैज टू सपोज टू, या एग्जामिनर सपोज टू गिव अस। अब बेटा आप ये देखो कि अपन इसमें कंसंट्रेशन की जो यूनिट लिखी ना, वो 1 मोलर लिखी, मतलब मोल्स पर लीटर। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को रीड कर देता हूं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए। मैं तुमको ये बोलूंगा कि एक बार ये जो क्वेश्चंस अपन ने लिखे हुए हैं, इस वीडियो को थोड़ा पॉज करिएगा, और पॉज करने के बाद आप क्या करना, इन क्वेश्चंस को बेसिकली एक बार अच्छे से थोरोली रीड करके अपने असेसमेंट के हिसाब से क्या करना, ट्राई करना बाय द गिवन फॉर्मूला। सॉल्यूशंस अपन देख ही रहे हैं साथ में, आप एक्सेस करोगे तो उसके बाद अगर आपको सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो किस तरह से सॉल्व करना है वो आपने यहाँ पे ले ही लिया। अब बेटा ये मैंने फिर से कहा, इसमें इसको क्वेश्चंस को लूं। 1 मोलर ट्यूबिटेनॉल टेकन इन द स्मॉल अमाउंट, सॉल्यूशन इज केप्ट इन दी पोलरिमीटर ट्यूब ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड आउट द ऑब्जर्व्ड रोटेशन फॉर द गिवन सॉल्यूशन, है ना। उस सॉल्यूशन के लिए हमें ऑब्जर्वेशन बताना है, और स्पेसिफिक रोटेशन हमें मेंशन कर दिया 13.9 डिग्री। तो सिंपल सा केस, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन मोलर में है। क्या मैं कंसंट्रेशन को सीधा सीधा मोलरिटी में पुट कर सकता हूं क्या, या मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे? तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने जो कंसंट्रेशन लिया वो ग्राम पर एमएल के रेस्पेक्ट में लिया और ग्राम पर एमएल के रेस्पेक्ट में अगर लिया तो आपका 1 मोलर ट्यूबिटेनॉल। अब ट्यूबिटेनॉल के मैं अगर फॉर्मूले की बात करूं तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH, इधर OH और इधर CH3। तो जो फॉर्मूला मेरे पास आ गया वो क्या आ गया बेटा, C4H10O। अब अगर इसका मोलर मास तुम यहाँ पे देखोगे तो जो मॉलिक्यूलर वेट है इसका हमारे पास कितना आ गया, ये तो हो गया 48, 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 10, 58, 58 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 74 ग्राम पर मोल। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है ट्यूबिटेनॉल का वो 74 ग्राम पर मोल हो गया, और ये 1 मोलर है, दैट मीन्स 1 मोल पर लीटर। तो जो कंसंट्रेशन हमें दे रखी है वो बेसिकली हो गई हमारे पास 74 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि वो लीटर में है। तो हमारे पास इतना ग्राम पर ml ये कंसंट्रेशन मेंशन किया हुआ है ट्यूबिटेनॉल का। क्लियर? अब कंसंट्रेशन आ गया हमारे पास 74 बाई 1000। पोलर इमीटर की जो ट्यूब की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर अगर आपके पास लेंथ ऑफ द ट्यूब है तो एल की वैल्यू आपके पास 2 डेसीमीटर हो गई। बस दैट्स ऑल, आपके लिए वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, वही सेम पार्ट बेटा। अल्फा का वैल्यू जो हम यहाँ पे ले रहे हैं स्पेसिफिक रोटेशन, वो क्या है हमारा, थीटा डिवाइडेड बाई सी इंटू एल।
कंसंट्रेशन आपने ले ही लिया, लेंथ आपके पास अवेलेबल हो ही गई है, तो आपको निकालने के लिए क्या बोला, ऑब्जर्व्ड रोटेशन। तो आप इसका सीधा सीधा सा पार्ट ये देख सकते हो कि थीटा ऑब्जर्व्ड, अगर मैं यहां पे देखूं तो वो मेरे पास क्या निकल के आएगा, अल्फा का वैल्यू कितना है 13.9 डिग्री, दिस इज गिवन टू अस, राइट। तो ये 13.9 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू कितनी है बच्चे, दैट इज 74 डिवाइडेड बाई 1000, है ना, ग्राम पर एमएल। डू रिमेंबर कंसंट्रेशन जब आप रखोगे तो वो हमेशा ग्राम पर एमएल में रहेगा, और अगर प्योर कंपाउंड के लिए बात करेंगे तो डेंसिटी रखेंगे ग्राम पर सीसी में, है ना, यूनिट रिमेन्स सेम इन दिस केस। लेंथ जो है इट इज टू बी केप्ट इन द डेसीमीटर, तो लेंथ वाला जो पार्ट है हमारे पास वो 2 डेसीमीटर है, बस आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट दी थीटा ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन निकालने के मेथड होते हैं, है ना। लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन किसी भी कंपाउंड का अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर डाटा मेंशन्ड है तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द गिवन पार्ट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसा कि आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले क्या पार्ट में, चेन आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में पढ़ा था कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। तो वी फॉलो सम स्पेसिफिक कंडीशंस। जैसे अगर मैं आपको कुछ थोड़ा जीआई की केसेस को रिवाइज करूं, जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैं अगर तुमसे कहूं कि मेरे पास इथीन का मॉलिक्यूल है, क्या ये कंपाउंड जीआई शो कर सकता है क्या, तो आंसर इज नो, ठीक है। क्योंकि आपने पास देख लिया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसके अबाउट अपन रोटेशन को रेस्ट्रिक्टेड ले रहे हैं, लेकिन अपने पास जो ग्रुप है इस कार्बन की दोनों वैलेंसी आइडेंटिकल, ये भी दोनों वैलेंसी आइडेंटिकल, अगर मैं इनको इंटरचेंज भी कर देता हूं तो देयर इज नो चेंज इन द एरियल डिस्टेंस, है ना। तो यहां पे हमारे पास इसके अंदर कोई जीआई की कंडीशन नहीं बन रही। इवन बेटा अगर मैं यहां पे इसी में एक स्लाइट मॉडिफिकेशन और करूं कि अगर मैं H की जगह पे CH3 ले लेता हूं, इफ आई टेक दी प्रोपीन, मुझे फिर पूछा कि क्या ये जीआई शो कर रहा है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आंसर इज अगेन नो। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज करो चाहे इन दोनों को इंटरचेंज करो। अब आप इन स्टीरियो सेंटर्स के अबाउट अगर बाय द वे ग्रुप की इंटरचेंजिंग भी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई नया कंपाउंड नहीं बन के आ रहा है। अब अगर मान लो मैं इसी के अंदर एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन कर दूं कि लाइक इसकी जगह मैंने ले लिया 2-बिटीन, दैट्स अ वेरी सिंपल, ये आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। 2-बिटीन की अगर आप बात करें तो आप दो तरह के फॉर्मेट देखते हो, एक तो देखते हैं सिस 2-बिटीन और एक देखते हैं ट्रांस 2-बिटीन। तो अगर बाय द वे मैं यहाँ पे CH3 की ओरिएंटेशन को ऐसे रखूं, लाइक इफ आई विल कीप द ओरिएंटेशन ऑफ द CH3 लाइकवाइज, अब अगर मैंने यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन को ऐसा रखा तो अभी मैं देख रहा हूं कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, दोनों मिथाइल सेम साइड है। अगर मैं किसी भी पार्ट की ग्रुप की वैलेंसीज को इंटरचेंज करता हूं तो यहां पे इंटरचेंज होने से इनके बीच का जो एरियल डिस्टेंस है, ग्रुप के बीच का जो एरियल डिस्टेंस है वो एरियल डिस्टेंस में चेंज आ गया। अब आप ये ध्यान रखना कि ये ऑटोमेटिकली रोटेशन के थ्रू नहीं आएगा, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, आपको बॉन्ड पहले ब्रेक करने पड़ेंगे, देन वापस रिफॉर्म करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी न्यू आइसोमर। इस पार्ट को अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। अब ये जैसे कंडीशन अपन ने यहां पे ली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कि किसी यूनिट के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और जो ग्रुप और एटम हो वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के थ्रू जो बनने वाले नए ग्रुप्स हैं या नया मॉलिक्यूल होगा उसमें एरियल डिस्टेंस में चेंज आना चाहिए। तो चेंज इन द एरियल डिस्टेंस एंड द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज बेसिकली मेजर रिक्वायरमेंट फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसी तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अगर मुझे किसी भी कंपाउंड के लिए देखना है, कोई भी कंपाउंड, कोई अननोन कंपाउंड है, मैंने आपको पूछा कि बताओ वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। एक सिंपल सा जो सिंपल सा जो क्वेश्चंस हैं जो अपना नॉर्मली जेईई मेंस एडवांस के अंदर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैविंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी, कुछ भी इस तरह का पार्ट अगर आता है तो एक चीज का आप ध्यान रखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, वो ये कि अगर कोई कंपाउंड का, ठीक है, या उस किसी मॉलिक्यूल का कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन, आई डिड नॉट से कन्फर्मेशन, है ना, अगर कोई कंपाउंड का कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी अगर रखेगा तो ऐसे कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि दे कैन एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर दूं, व्हेन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल in its any configuration
right, is able to rotate the plane polarized light, then the compound can exhibit the optical isomerism. I did not say optical activity. ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखने के लिए तो हम अभी सिमेट्री एलिमेंट्स पे प्रोसीड करेंगे कि किस सिमेट्री एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। बात हो रही है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो जैसे अगर बाद में बात करेंगे ये टूबिटीन की, अब बताओ ये टूबिटीन अभी क्या दिया हुआ है, सिस टूबिटीन है या ट्रांस टूबिटीन है? तो हम इसको अभी कमेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसका 3D ओरिएंटेशन हमें दिया नहीं है। उसी तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर दे रखा होगा 2D स्ट्रक्चर, राइट, उसको देख के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि बोले सर कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ रहा है या नहीं आ रहा। फंडा क्या यूज करना है बेटा? फंडा ये यूज करना है कि कोई भी कंपाउंड का अगर या कोई भी मॉलिक्यूल का अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लाइट को डेविएट करने की टेंडेंसी रखता हो या कंपाउंड का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने की एबिलिटी रखता हो, तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होती है। क्लियर है? अब आप ये देखो कि अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूं किसी भी कंपाउंड की, ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑफ एनी कंपाउंड और द सॉल्यूशन इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी सिमेट्री एलिमेंट्स, है ना। अब वो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, हम किस तरह से ये फाइंड आउट करते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है हम वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स पे प्रोसीड करेंगे। सिमेट्री एलिमेंट्स बेटा हमारे पास नॉर्मली 4 तरह के अपन लेके चलते हैं। वैसे आप 3 ब्रॉड कैटेगरीज देख सकते हो, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट। तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर कैसे यूज होंगे, किस तरह से सिमेट्री एलिमेंट्स को विजुअलाइज किया जाता है, ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर, राइट।